नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे ट्रॉमा सेंटर में ड्रामा कब तक। एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत दावों से कोसों दूर है। बांदा जिला अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर जो करीब 238 लाख की लागत से बना है, आज खुद वेंटिलेटर पर जा पहुंचा है। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रॉमा सेंटर में ड्रामा कब तक। बांदा में ट्रॉमा सेंटर बना ड्रामा सेंटर। करोड़ों की बिल्डिंग पर डॉक्टर नरारत। आखिर कब तक राम भरोसे रहेगा बांदा का ट्रॉमा सेंटर। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में मशगूल। जनता के टैक्स के पैसे से ड्रामा आखिर कब तक। न सर्जन, न न्यूरो, न ही कोई लैब टेक्नीशियन। 238 लाख की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर खुद वेंटिलेटर पर। एक तरफ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सदन में सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतरी का दावा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत दावों से कोसों दूर है। बांदा जिला अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर जो करीब 238 लाख की लागत से बना, आज खुद वेंटिलेटर पर जा पहुंचा है। न डॉक्टर हैं, न मशीनें हैं। ट्रॉमा सेंटर एक ड्रामा सेंटर में तब्दील हो गया है। जहां सपा शासन काल में बना यह भव्य ट्रॉमा सेंटर आज सफेद हाथी साबित हो रहा है। मानक कहते हैं कि यहाँ न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की 24 घंटे तैनाती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 ईएमओ के भरोसे पूरी इमरजेंसी चल रही है। ना यहाँ लैब है, ना एक्सरे है और ना ही कोई ऑपरेशन थिएटर। एक्सीडेंट के बाद गंभीर मरीज जब यहाँ आता है तो डॉक्टर इलाज के नाम पर सिर्फ टाके लगाते हैं और मरीज को कानपुर रेफर कर दिया जाता है। आज हमारे साथ हैं ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज और यहाँ के जो सुप्रीम डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनीत सचान। आज इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी चीज़ है, ट्रॉमा सेंटर के लिए किन किन पोस्टों की आवश्यकता होती है? ट्रॉमा सेंटर में बेसिकली 2 तरह के पेशेंट आते हैं, एक बर्न के आते हैं और ज़्यादातर एक्सीडेंटल केस आते हैं। इसके लिए हमें जो डॉक्टरों की जिसमें आवश्यकता होती है, मेन एक न्यूरो का डॉक्टर होना चाहिए, दूसरा ऑर्थोपेडिक हड्डी का डॉक्टर होना चाहिए, तीसरा हमारे यहाँ कम से कम ईएमओ एक्सपर्ट ईएमओ की ज़रूरत होती है और पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है और एक्सरे टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है और लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है और ओटी टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। कम से कम इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ अगर कहें तो डॉक्टरों में सर्जनों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट के बाद इमरजेंसी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन कौन से सर्जन की यहाँ पर ज़रूरत है? हमारे यहाँ एक जनरल सर्जन अभी फिलहाल पोस्टिंग है और एक हड्डी डॉक्टर हैं, उनकी पोस्टिंग है और ओटी टेक्नीशियन हैं और बाकी जनरल स्टाफ है। और हमारे यहाँ ईमो तीन की जगह हमारे यहाँ 6 ईमो हैं। लेकिन यहाँ अगर बात करें कि जो सरकारी आंकड़ों की जो सीएमएस कार्यालय ने आंकड़े दिए हैं, वो महज 4 ईएमओ की वो है और 4 की अभी वैकेंट बताया गया है कि वैकेंसी नहीं है। ऐसे में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको ये ट्रॉमा सेंटर संचालित करने में? हमारे यहाँ परमानेंट 4 ईएमओ हैं और कुछ ईएमओ संविदा पे हैं, तो उनसे भी हम लोग कार्ड कर ले रहे हैं। और बाकी जो जनरल अस्पताल है, जैसे कोई पेशेंट जिस लेवल का आता है, सर्जरी का आता है, तो वहाँ से हम लोग आन काल पर लोग डॉक्टर रहते हैं, उनको बुला लिया जाता है। हालात जिला अस्पताल तक ही सीमित नहीं है। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की स्थिति और बदतर है। यहाँ के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप है कि वो सरकारी अस्पताल को अपनी प्राइवेट दुकान की तरह इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर करण राजपूत जैसे कई नाम हैं जो ड्यूटी के वक्त अपनी निजी क्लिनिकों में मिलते हैं और शाम को मरीजों को सरकारी बेड पर दवा लिखने पहुंचते हैं। देखरेख सरकारी स्टाफ की और मलाई प्राइवेट डॉक्टर की, इन सब के बीच सवाल बड़ा है
कि बांदा के ट्रॉमा सेंटर की तस्वीर आखिर कब बदलेगी। हम आप पहुंचे इस समय ट्रामा सेंटर के ऊपरी तल पर और मेरे पीछे है ये वेंटिलेटर विभाग है, जहां आप देख पा रहे हैं कि पीछे वेंटिलेटर लगे हैं। यहाँ पर अंदर कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर वेंटिलेटर लगे हैं, मॉनिटर लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हैं। ये ट्रामा सेंटर की अगर बात करें तो ट्रामा सेंटर में जो आवश्यक ज़रूरत की है स्टाफ होता है, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लें। मैं आपको बता दूं कि किसी भी ट्रामा सेंटर को संचालित करने के लिए एक आर्थो सर्जन, एक जनरल सर्जन, एक न्यूरो सर्जन, एक कार्डिक सर्जन की आवश्यकता होती है, साथ में नेफ्रोलॉजिस्ट और बेहोशी के डॉक्टर की आवश्यकता होती है, साथ में उनका सपोर्टिंग स्टाफ होता है। लेकिन बांदा के ट्रामा सेंटर में आज हम आपको बता दें कि इस तरह का कोई भी स्टाफ यहाँ बांदा के ट्रामा सेंटर में कहीं भी नहीं है। बांदा का ट्रामा सेंटर महज 4 ईएमओ के भरोसे संचालित हो रहा है। 4 ईएमओ इस बांदा के ट्रामा सेंटर में, या ये कहें कि जिला अस्पताल की इमरजेंसी संचालित कर रहे हैं। ट्रामा सेंटर सिर्फ नाम है और यहाँ पर ट्रामा जैसा कहीं भी कुछ नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये पैथोलॉजी विभाग है और यहाँ ताला लगा है। हालांकि यहाँ जब स्टाफ ही नहीं है तो ऐसे में कैसे यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा जा सकता है। कुछ दुर्घटना के बाद यहाँ मरीज लाए जाते हैं, लेकिन बांदा के ट्रामा सेंटर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये ट्रामा सिर्फ ड्रामा बन करके रह गया है। ये मेरे पीछे ये ऑपरेशन थिएटर है और यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा सामान अभी बिखरा पड़ा है। पिछले 7 से 8 साल हो गए हैं और इन 8 सालों में सरकार ने 2 बार भाजपा की सरकार बन चुकी। जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री सदन में कह रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, उसका जीता जागता नमूना आज आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं भी व्यवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही है। ट्रामा के नाम पर सिर्फ एक कहानी कर दी गई है, बाहर ट्रामा सेंटर लिख दिया गया है, लेकिन ये ट्रामा सिर्फ ड्रामा में तब्दील होकर के रह गया है। यहाँ आने वाले घायल मरीज सिर्फ कानपुर रिफर होकर के रह जाते हैं, जो रास्ते में जाते जाते अपनी जान गंवा बैठते हैं। ग्राउंड जीरो से के न्यूज के लिए भगत सिंह। तो एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री के बड़े बड़े दावे हैं, दूसरी तरफ बांदा की जमीनी हकीकत, जहां पर एक ट्रामा सेंटर में जबरदस्त तरीके से कई सालों से ड्रामा चल रहा है और ये देखने वाला कोई नहीं है। एक तरफ आदेश है जहां पर ये बात कही जाती है कि तमाम ट्रामा सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 4 ईएमओ के भरोसे पूरी इमरजेंसी चल रही है। ये मौजूदा वक्त में तस्वीर है। ना सर्जन है, ना न्यूरो है, ना ही कोई लैब टेक्नीशियन है। उसके बावजूद 238 लाख की लागत से, आपको बता दें, जो जनता का पैसा होता है उससे इस ट्रामा सेंटर को बनाया गया। लेकिन ये ट्रामा सेंटर कब ड्रामा सेंटर में बन गया, ये बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम बात करेंगे। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। आलोक वत्स बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। हुकुम सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अंकुर सिंह संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ हैं, भगत सिंह संवाददाता बांदा से हमारे साथ हैं, कृष्णकांत पांडे हमारे संवाददाता बलिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अबरार अली संवाददाता सीतापुर से जुड़ गए। तमाम जगहों पे जानने की कोशिश भी करेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो अस्पताल है वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इसके भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सीधे रुक करते हैं भगत सिंह हमारे संवाददाता बांदा से। भगत, ट्रामा सेंटर की हमने तस्वीर देखी, हमने देखा कि 4 ईएमओ के भरोसे पूरी इमरजेंसी चल रही है। ना वहाँ पर सर्जन है, ना न्यूरो है, ना लैब टेक्नीशियन है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं ये इतनी बड़ी 238 लाख की लागत से ट्रामा सेंटर बना और ड्रामा बन गया। आखिर कब से ये ड्रामा वहां पर चल रहा है और क्यों नहीं अधिकारियों के नजर में ही आया अब तक? बता दूं, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं, इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दूं, चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा। स्वास्थ्य विभाग पर चंद लाइनें मैंने लिखी है। क्या बात है घबराने की, अगर जल्दी हो मर जाने की, जन्नत से सीधी सड़क मिलती है सरकारी दवाखाने की। यहाँ कागज की नर्सें हैं,
यहाँ पानी का इंजेक्शन है, यहाँ कागज के सर्जन है। ये बदहाल व्यवस्था, ये शब्द आज की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा के अंदर कहते हैं कि हर 5,000 में एक डॉक्टर अवेलेबल है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ है, सब मजबूत है। मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें बोलती हैं, ये तस्वीरें अपनी हर कहानी बयां करती हैं, ये तस्वीरें उनके हर झूठ को बेनकाब करती हैं। मैं अगर सीधा सवाल करूं भगत, जब आप इस तस्वीरों को लेकर, इस हकीकत को लेकर आला अधिकारियों के पास पहुंचे तो वहां से आपको क्या जवाब मिला? आला अधिकारियों की बात करें तो आला अधिकारियों का कहना है कि सरकार के पास स्टाफ नहीं है, सरकार का मैन पावर नहीं है, मैन पावर हमें उपलब्ध नहीं होता, हम कई बार लिख चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि 1991 की जनगणना के अनुसार जो जिला अस्पताल में डॉक्टरों के का एक पद अनुक्रमांक निर्धारित किया गया था, 28 पद सृजित किए गए थे। उन 28 पदों के सापेक्ष आज 2025 है और जनसंख्या जाने कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन पद उतने ही हैं। हालात अगर वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में 28 पद के सापेक्ष महज 16 डॉक्टर हैं। 16 डॉक्टर में 4 ईएमओ हैं, एक सीएमएस है और कुल 11 डॉक्टर हैं। और 11 डॉक्टर में प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर छुट्टी में ना हो, क्योंकि सरकार भी कहती है कि महीने में 2 छुट्टी अलाउ है। ऐसे में एक आधा दर्जन ये कहें कि 10 डॉक्टरों के भरोसे पूरा मंडलीय जिला चिकित्सालय चलाया जा रहा है। ठीक है, मैं आऊंगा भगत आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। आलोक वत्स बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है। आलोक वत्स जी, क्या कहेंगे इस तस्वीर को लेकर जो बांदा में हमने देखा कि एक ट्रामा सेंटर बनाया गया समाजवादी पार्टी के समय, और अब हम ये देख रहे हैं कि वो ट्रामा सेंटर ड्रामा सेंटर में तब्दील हो रहा है। डॉक्टर वहाँ पर नदारत है, सर्जन वहाँ है नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट वहाँ पर है नहीं, और चल रहा है राम भरोसे। क्या कहेंगे इस पर? आलोक बस ये अनम्यूट करे बोले, अनम्यूट करे बोले। आरिश भाई, मैं इस सारे रिपोर्ट देख के हतप्रभ हूँ कि ये ट्रामा सेंटर में अगर कोई जाए तो शायद उसकी मौत सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। और ट्रामा सेंटर में वही लोग पहुंचते हैं जो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होते हैं। तो जिस तरीके की चीजें वहां नजर आ रही हैं, मुझे लगता है वहां जाने पर उसकी मौत तो सुनिश्चित हो जाएगी। तो अगर उसको इमीडिएट अटेंशन नहीं मिला, जो मेन डॉक्टर हैं, सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट और ये 1-2 और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जी ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, न्यूरो सर्जन होता है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होता है, न्यूरो सर्जन है। और वो सीएमओ ईएमओ के बदौलत वो तो नौसिखुए लोग होते हैं जो सीखने के लिए आते हैं, उनके बदौलत उस गंभीर घायल आदमी को क्या वहां इलाज हो सकता है? ये सरकार को इसके ऊपर तत्काल ध्यान देकर और सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रॉमा सेंटर की तरह कार्यरत हो। बातें गिनाने से और सदन में बयान देने से मामला नहीं चलेगा। आपके रिपोर्टर को मैं धन्यवाद देता हूं, भगत सिंह जी को, जिन्होंने उसकी पहले तो बोल रहे थे लेकिन बाद में तो घूम घूम के एक कमरे का इन्होंने नजारा दिखाया कि मशीन है और मशीन ऑपरेटर नहीं है, कक्ष है लेकिन कक्ष में डॉक्टर नहीं है, वेंटिलेटर सेंटर है लेकिन वहां कोई आदमी नहीं है। तो यही सवाल है आलोक जी कि जब एक ट्रॉमा सेंटर वेंटिलेटर पर शिफ्ट हो जाए तो हम किससे सवाल करें, हम किससे पूछें? भाई तमाम अधिकारी हैं, तमाम अफसर हैं जो मेहनताना ले रहे हैं इन चीजों का, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि ट्रॉमा सेंटर वेंटिलेटर पर शिफ्ट है। मैं आपके चैनल को भी दाद देता हूं, जैसे उसने हिम्मत करके इतने महत्वपूर्ण और उपयोगी मसले को इतनी निर्भीकता से उठाया है। आई सल्यूट योर चैनल एंड आई सल्यूट यू एंड आई सल्यूट योर ऑल योर रिपोर्टर्स, जिन्होंने इसके साथ जस्टिस किया है, सच को सच दिखाया है। ठीक, बहुत ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
और गिरीश शुक्ला एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं। गिरीश शुक्ला जी, अपनी बात को रखें। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अच्छी तरह नोट कर ले, जिस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फैक्ट्रियों में DSC लगी हुई है, डिफेंस सिक्योरिटी कोड, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा संगठन बनाए और उसके ऑफिसर वो जो है गेट पे रहेंगे, कैमरे से सब देखेंगे और वो सबकी नोट करेंगे, कौन आया, कौन गया, क्या सामान आया। अरबों की संपदा लुट रही है, अरबों के सर्विसेज लुट रही है, सरकार को कोई सूचना नहीं होती है। वो सरकार को सीधे सूचना देंगे कि आपको अस्पताल में क्या हो रहा है, कौन आया, कौन गया। वो सिक्योरिटी तैनात रहेगी हर अस्पताल में, छोटे से बड़े तक, और वो उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी बनाए जैसे DSC है डिफेंस के लिए, वैसे आप यहाँ पर। गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लोगों को आक्रोश होता है जब वो इस तरह की तस्वीरें देखते हैं जहां पर इतने सारे इक्विपमेंट्स, मशीनें लगी हुई हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है, इलाज का अभाव है, कानपुर रेफर किया जा रहा है। उन्नाव रुक करते हैं, हमारे संवाददाता उन्नाव में हमारे साथ हैं अंकुर सिंह। अंकुर, आप उन्नाव में इस वक्त हैं। सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाए, क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? लोगों से आपने बात की होगी, क्या बता रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं? मैं चाहूंगा बताएं अंकुर। जी, मैं बताना चाहूंगा कि उन्नाव जनपद नहीं, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बदहाल है, गाड़ियां, बिल्डिंग जर्जर है। ताजा मामला उन्नाव जनपद के बर्न यूनिट का है, जो 2.5 करोड़ की लागत से बनाया गया और आज तक उसमें एक भी मरीज की सर्जरी नहीं हुई। सर्जरी हो भी कैसे, वहां पर तैनात जो भी डॉक्टर स्वीकृत हुए हैं, स्वीकृति मिली, आज तक वो डॉक्टर नहीं तैनात हुए। आपको बता दें कि वहां के जो उपकरण है स्टोर में पड़े पड़े सड़ रहे हैं और उस यूनिट भवन को नेत्र, ENT, अन्य सर्जरी विभाग के रूप में यूज किया जा रहा है और सरकार इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही। जबकि उन्नाव जनपद से सूबे के जो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बहुत ही गहरा रिश्ता है, यहाँ से सांसद भी रहे हैं और उनका इस जनपद से बहुत लगाव है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के लगातार उनकी अनदेखी कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि सरकार स्वास्थ्य विभाग को कुशल पूर्वक नहीं चला पा रही है। जी, उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर आपने सुनी और देखिए अबरार अली हमारे संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ है। अबरार, आपके पास क्या जानकारी है, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं जिला अस्पताल की, सरकारी अस्पतालों की? क्या उन्हें लोगों को वहां पर बेहतर इलाज मिल पा रहा है, या हम देख रहे हैं जिस तरीके से जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में मशगूल हैं और ये जो प्राइवेट तंत्र है जो हावी होता जा रहा है, जो सरकारी से धकेल के लोगों को प्राइवेट में शिफ्ट कर रहा है, क्या जानकारी अबरार मैं जानना चाहूंगा आपसे। सीतापुर की अगर बात की जाए तो सीतापुर में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ही चरमराई हुई है। जिसके चलते बताया जाए, अगर सीतापुर का जो जिला अस्पताल है वो 213 बेड का जो अस्पताल है और उसमें मरीज पहुंचते हैं 500 से अधिक, तो एक एक बेड पर वहां पर लेटा कम 2 या 3 मरीजों को भर्ती किया जाता है। ऐसे में सीतापुर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफी चरमरा जाती है। ऐसे बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के जमाने का वो बना हुआ है और 213 बेड का है, जबकि उसके बाद से इतनी जनसंख्या बढ़ी है लेकिन वहां पर बेडों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। लेकिन सीतापुर में 10 साल पहले सपा सरकार में एक ट्रॉमा सेंटर बनाया गया था, जहां पर हम खड़े हैं वहां पर अभी भी खड़े हैं और यहाँ आज तक ये चालू नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर यहाँ पर कुछ 2 साल पहले तैनात किए गए थे, लेकिन उनको भी यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जिला अस्पताल में ऐसे गरीब जो मरीज आते हैं उनको जो प्राइवेट अस्पतालों में भेज दिया जाता है। यहाँ तक ज्यादा कुछ बोलते हैं तो लखनऊ के लिए रेफर कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा जो गरीब होते हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो अपनी जो पूंजी होते हैं वो भी गंवा बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कीजिए तो काफी सवाल इस पर खड़े होते हैं। जो सीतापुर का जो ट्रॉमा सेंटर है, अहम जानकारी आपने दी अबरार। हमारे संवाददाता कृष्णकांत पांडे बलिया से हमारे साथ हैं। कृष्णकांत, आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा उसके बारे में पहले बताएं, और अस्पतालों की व्यवस्था की जो आज हम विषय लेकर बैठे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं। ट्रामा सेंटर जहां ड्रामा बने हुए हैं, कहीं पे ट्रामा सेंटर वेंटिलेटर पर हैं, कहीं पर हम देख रहे हैं कि बर्न यूनिट में स्टाफ ही नहीं है,
देखने के लिए लोगों को। आपके पास क्या जानकारी है कृष्णकांत? जी आरिफ जी, आपको बता दें कि मैं यहाँ मौजूद हूँ ट्रामा सेंटर, जो ट्रामा सेंटर जिला अस्पताल यहाँ इमरजेंसी पड़ता है, ये ट्रामा सेंटर हाल है। यहाँ मैं मौजूद हूँ, जबकि यहाँ 157.43 लाख के लागत से ये ट्रामा सेंटर बना हुआ है सपा सरकार में। सपा के कैबिनेट मंत्री थे नारद राय जी, उन्होंने भवन में उद्घाटन किया था भवन। और रह गई बात कि 25/1/2024 को दयाशंकर जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इसका फीता काटकर मरीजों के लिए व्यवस्था उपचार कराने के लिए इसको फीता काट के उद्घाटन किए। रह गई बात की सवाल ये है कि जब भी अगर यहाँ पे जो मरीज आते हैं, चाहे एक्सीडेंटल मरीज हो, चाहे ब्रेन से रिलेटेड हो, रेफर हो जाते हैं वाराणसी के लिए। वही रेफर होने के बाद एम्बुलेंस से जाते जाते रास्ते में मौत भी हो जाती है। यहाँ पे 10 बेड का वेंटिलेटर मशीन है और यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मियों को, स्टाफों को व्यवस्था भी वहां से आजमगढ़ से उनको प्रशिक्षण भी दिया गया है, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है क्योंकि ताला लटका हुआ है वहां पे। लेकिन यहाँ का वेंटिलेटर नहीं चल पा रहा है। इसी वजह से ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, CSC PSC से जो भी रेफर होके आते हैं मरीज, यहाँ पे न न्यूरो की वजह से। कृष्णकांत, ट्रॉमा सेंटर में जो वेंटिलेटर है आप कह रहे हैं वो खराब पड़ा हुआ है, लेकिन कोई अधिकारी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, वेंटिलेटर खराब नहीं पड़ा, वेंटिलेटर है लेकिन उसको बंद पड़ा है, उसको कोई चला नहीं पा रहा है उसको। आजमगढ़ से कोई कर्मचारी नहीं है, आप कह रहे हैं कोई कर्मचारी नहीं, कोई चलाने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है अपॉइंट वहां पर? कोई डॉक्टर नहीं है। तो ये तस्वीर बलिया की। मैं आऊंगा कृष्णकांत आपके पास, हमारे संवाददाता तमाम जगहों से मैं आऊंगा। आपके ब्रेक का वक्त हो चला है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बैठे, रजा रिजवी, मैं आपके पास भी आऊंगा, हुकुम सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपके पास भी आऊंगा। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए चलता जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा आखिर कब मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ऐसे ट्रामा सेंटर ड्रामे में तब्दील होते रहेंगे तो आम आदमी आखिर कहां जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हुकुम सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है, नेता हमारे साथ है। हुकुम सिंह जी, क्या कहेंगे आप? पहले तो के न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज वो पूरी तत्परता के साथ जो आज समाज में जो दर्द तकलीफ, जो इस समय परेशानी है आम जनता को, उसकी आवाज आप समय समय पे उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी, अभी मैं सारे पत्रकारों को सुन रहा था, चाहे वो बलिया से की बात कह रहे हो, चाहे वो सीतापुर की बात कह रहे हो, चाहे वो ट्रामा सेंटर की बात कह रहे हो, सरकार बिल्कुल आंखें बंद कर चुकी है। इस देश और प्रदेश डबल इंजन की सरकार जो चल रही है देश और प्रदेश में, आज इंसान भगवान भरोसे चल रहा है, सरकार भरोसे नहीं चल रहा है। दूसरी बात, आज हमारे कन्नौज में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने 100 बेड का हॉस्पिटल छिबरामऊ दिया था, 100 सैया हॉस्पिटल कन्नौज दिया था, मेडिकल कॉलेज तिरवा दिया था। उसकी इतनी बदहाल स्थिति है, कुछ कहने को नहीं। जैसा पहले कह चुका हूं, अब तो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ रेफर सेंटर के नाम से जाना जाता है, मेडिकल कॉलेज के नाम से नहीं जाना जाता है। आज वहाँ आम आदमी को दवा देना इतना घातक है। ये ट्रामा सेंटर ड्रामा बन रहे हैं या रेफर सेंटर बन रहे हैं, आपने कहा कि आपने दिए तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? भाई उसको भी तो आगे बढ़ना चाहिए, इस मसले को उठाना चाहिए। चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे हमारा नेता पार्लियामेंट में हो, निरंतर आवाज उठाते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं कईयों बार। आज ये सरकार लोगों वेतन भोगियों को वेतन नहीं दे पा रही है। मैंने डॉक्टरों को भी मिला, मैं मेडिकल कॉलेज में तमाम स्टाफ से मिला, 5-5, 6-6 महीनों को उनको सैलरी नहीं सरकार दे पा रही, तो वो तो बाहर जाएंगे ही। लेकिन उसमें आम जनता का मरण हो रहा है। हमारी पार्टी के नेता निरंतर विधानसभा में भी आवाज उठाते हैं, लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी आवाज उठाते हैं कि जो कम से कम हमारी सरकार ने व्यवस्था दी थी, अगर तुम नई व्यवस्था नहीं दे सकते हो तो कम से कम उसे सुचारू रूप से चलाओ। तो ठीक है, चलिए मैं हुकुम सिंह जी आपके पास आऊंगा। रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। रजा रिजवी साहब, एक सवाल जो मेरा भी है, मानवर पूरी बात सुन लीजिए। जनता आहत है, सरकार से आहत है। हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी सिर्फ सरकार की खामियां नहीं बताएंगे,
आप समझ मैं लीजिए, आऊंगा पूरा मैं आऊंगा नेता आपके इसमें पास, मैं हमारे आऊंगा, प्रधानमंत्री जी मैं के आऊंगा गुणगान में लगा हुकुम हूं। सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं चाहूंगा सबसे पहले सबकी बात आ जाए। रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ है। रजा रिजवी साहब, एक सवाल जो मेरा है और जो बहुत लोगों के आम आवाम के मन में का भी है, हमने इसमें कोई शक नहीं है कि सरकारें आती गई और सरकारें गई, और मौजूदा वक्त में भी हम देख रहे हैं बीजेपी है, सरकार है, सिस्टम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर नहीं आती। प्राइवेटीकरण, या ये कहें कि ट्रामा सेंटर जो ड्रामा सेंटर बन रहे हैं, या जो रेफर सेंटर बन रहे हैं, आखिर कब एक बेहतर अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलेगी? क्या कहेंगे इस पर? भाई इसके समय दीजिएगा, मैं आपको इस पर मैं ठीक बहुत मैं अच्छे ठीक तरीके से है, बताने की बोलिए कोशिश जल्दी करूंगा। से। हाँ। दूसरा ये कि जो ट्रामा सेंटर पे आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल से सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि आप रोज शाम को जो ये जमीनी हकीकत से जो आपके रिपोर्टर हैं वो आम जनता को और पूरे देश और प्रदेश के लोगों को बताते हैं। ये बहुत मतलब एक निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता करने का लक्षण है। और ये अच्छा है कि आप सरकार को चेताते हैं कि भाई यहाँ कमियां हैं, इन कमियों को आप दूर कीजिए, जिससे जो आपकी सरकार है वो मौजूदा सरकार और अच्छे तरीके से चले, उनको आप जगाते हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आरिफ जी, और इसके लिए बहुत धन्यवाद। और देखिए, ट्रामा सेंटर के बारे में के न्यूज के माध्यम से मैं आम जनता को बताना चाहता हूं कि ट्रामा सेंटर है क्या। जैसे कहीं ट्रामा सेंटर लिखा है तो आदमी के दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि ट्रामा सेंटर जो है उसको आघात केंद्र भी कहते हैं या गंभीर चोट उपचार केंद्र कहते हैं, जो एक विशेष अस्पताल होता है जहां सड़क दुर्घटना, गिरने या हिंसा जैसी घटनाओं से लगी जानलेवा और गंभीर चोटों के लिए 24 घंटे उच्च स्तरीय चिकित्सा और सर्जिकल देखभाल उपलब्ध होती है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर और आधुनिक उपकरण होते हैं ताकि मरीज की जान बचाई जा सके और विकलांगता कम हो सके। ट्रामा सेंटर को जो है वो सामान्य इमरजेंसी रूम नहीं है कि ट्रामा सेंटर को आम जनता समझे कि वो इमरजेंसी रूम में चले गए इमरजेंसी में, बल्कि गंभीर और जानलेवा चोटें जैसे रीढ़, सिर में चोट लगती है, छाती में, पेट की चोटों के इलाज के लिए पूरी तरह से सुसज्जित होना चाहिए। और ये 24/7 सर्जन, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक, नर्स, अन्य विशेषज्ञ 24 घंटे मौजूद होने चाहिए। ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, ब्लड बैंक होना चाहिए, लैब होना चाहिए, डायग्नोस्टिक सुविधाएं जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई होना चाहिए। ये अगर कंप्लीट है तब तो वो ट्रामा सेंटर है। नहीं तो मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, जितने लोग ट्रामा सेंटर खोले हैं वो ट्रामा सेंटर हटा दें, वो लिख दें साहब हमारे यहाँ इमरजेंसी जो है वो इलाज किए जाते हैं। ये ट्रामा सेंटर जो मैं देखता हूँ, बहुत रास्ते में चलता हूँ तो हाईवे पे किनारे कहीं लिखा मिल जाता है ट्रामा सेंटर, लेकिन उस ट्रामा सेंटर में ये चीजें मौजूद नहीं होती हैं। एक आप कह सकते हैं कि साहब आधुनिक अस्पताल लिख दीजिए आप, तो ये आदमी के दिमाग से निकालना चाहिए। दूसरे, ऐसा है कि डॉक्टरी की पढ़ाई इतनी महंगी होने के कारण और बड़ा लोन लेने के कारण डॉक्टर बनने के बाद मोमबत्ती कैंडल पे हाथ रख के कसम खाते हैं जब डॉक्टर उनका 5th ईयर कंप्लीट होता है कि हम जो है बड़े अच्छे मन से, स्वस्थ मन से जो है मरीजों का इलाज करेंगे और उनके जो है अच्छी तरीके से इलाज करके उनको जिंदगी देने की कोशिश करेंगे। वो मोमबत्ती पे खाली बस वहीं तक रहता है। रजा रिजवी साहब, लेकिन मौजूदा हालात पर क्या कहेंगे? ये जो बांदा की तस्वीर देख रहे हैं, जो सीतापुर की हम देख रहे हैं, जो हम उन्नाव की देख रहे हैं, जब 1 यूनिट पे कोई नहीं है वहां पर हम देख रहे हैं, ये बांदा की तस्वीर है, 238 लाख की लागत से ये बना हुआ है, जो खुद ही वेंटिलेटर पर है। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने तो एडमिट किया, उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन एक्सेप्ट करने के साथ साथ हम ये भी देखना होगा भाई कि आखिर ये तस्वीर बदलेगी कैसे। हम हर बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना भाई, सवाल तो उठेंगे, लोग देख रहे हैं, उन्हें जायज चीज चाहिए कि आखिर तस्वीर कब बदलेगी। मैंने देखा कि कई जगहों पर डिप्टी सीएम ने एक्शन लिया है, कई जगहों पर उन्होंने डॉक्टरों के जो है सस्पेंड किया, ट्रांसफर किया, मैंने ये भी देखा, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ये तस्वीर भी है। तस्वीर बदलने के लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं।
पहला तो सरकार जिम्मेदार है और दूसरा डॉक्टर। जो डॉक्टर पढ़ के आते हैं, इतना वो उनका लोन लेके इतना बड़ा खर्चा लग जाता है कि डॉक्टर बनने के बाद जब मरीज उनके पास आता है तो वो बेड पर लेटार के धनोपार्जन की ही व्यवस्था सोचते हैं कि लाओ लिख दो भाई, ये जो है जाके कराओ। इलाज शुरू करने से पहले महंगी महंगी जांच कराते हैं, जिसमें एक आम आदमी, गरीब आदमी उसमें जूझ जाता है। ठीक, अच्छा, अच्छी तरह से ट्रामा सेंटर के बारे में इलाज सस्ती हो। रजा रिजवी साहब, आपने बताया ट्रामा सेंटर के बारे में अच्छे से बताया, अच्छे से बताया आपने। मैं आता हूँ आपके पास, हाँ मैं आता हूँ, थोड़ा सा वक्त की कमी है, मैं आऊंगा, हाँ मैं आऊंगा आपके पास। रजा रिजवी, आलूक बस जी, आपने एक्सेप्ट किया, माना, लेकिन सवाल वही है कि आखिर बदलेगा कौन, चीजें बदलेंगी कैसे? बदलेगी सरकारें, बदलेंगी, सरकार इस पर ध्यान देगी। मैं ठीक, मेरा सवाल आलोक बस जी, मेडिकल लाइन में नेताओं का संरक्षण है, स्कूलों में नेताओं का संरक्षण है, इसलिए सरकार अगर करना भी चाहती है कि मेडिकल कॉलेज को या ठीक है रजा रिजवी साहब, ठीक है, आलोक बस जी बोले कैसे इस नेक्सस को खत्म करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, कैसे एक आम आदमी को उसका जो हक है, उसकी जो जरूरत है वो मिलेगी? आलोक बस जी बोले। आलोक बस जी, देखिए आरिज भाई, रिजवी साहब ने काफी सत्यता से चीजों को सामने रखा है और हम आम जनता यही चाहते हैं कि हमारा समुचित इलाज हो, अच्छा इलाज हो, कम पैसे में इलाज हो। लेकिन जिस तरीके की स्थिति इन ट्रॉमा सेंटर्स में बनी हुई है, इन्होंने ठीक ही कहा है, इसका नाम लिख देना चाहिए छोटा मोटा अस्पताल, पट्टी उट्टी हो जाएगा, कुछ होगा। लेकिन ट्रॉमा सेंटर मतलब किसी को भयंकर चोट लगी हो और वो अंतिम सांसें गिन रहा हो, इस तरीके के लोगों को इन जगहों पर, या गोली लगी हो या चाकू मार दिया गया हो या कुछ ऐसा हुआ हो, तो वहां ले जाया जाता है। लेकिन जिस स्थिति में अस्पतालें खड़ी हैं ट्रॉमा सेंटर की, वहां तो जाने के बाद मृत्यु सुनिश्चित है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और अपने सोर्सेज से भी हेल्थ मिनिस्टर से अनुरोध करूंगा, योगी जी को बोलूंगा इसको संज्ञान में ले और जिस तरीके से उन्होंने यूपी के अन्य चीजों को दुरुस्त किया है उस तरीके से मेडिकल सुविधाओं को भी दुरुस्त करें ताकि जनता को उसका पूरा लाभ मिल सके। अभी जो स्थिति है उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कराएं और जो भी लोग सरकारी में लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पकड़े जाएं उनको दंडित करें और इसको सुनिश्चित करें कि देखिए बहुत दफा क्या होता था, मैंने देखा कि बिहार में प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो गया तो लोगों ने दूसरे के जो दूसरा एमबीबीएस था जूनियर डॉक्टर, उसके प्रिस्क्रिप्शन पर लिखना चालू कर दिया। जैसे बड़ा डॉक्टर मैं हूं और छोटा डॉक्टर आप हैं, तो आपके पैड पर मैंने लिखना चालू कर दिया। तो क्योंकि यहाँ के लोग सुगम रास्ता निकाल लेते हैं, हर चीज की काट निकालने में माहिर हो गए हैं हम लोग। तो ऐसा सुनिश्चित करें कि इस तरीके की क्या हम कह रहे हैं कि जैसा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं आलोक जी, क्या जो सिस्टम है वो संभल नहीं पा रहा, क्या ये माना जाए? नहीं, देखिए बहुत सी चीजें जो है ना बरसों से रग में व्याप्त हो गई है, लगातार सरकार में है। नहीं बरसों से अगर चल रही हैं तो क्या नहीं अगर बरसों से यही चल रही है तो क्या ये लगातार जारी रहेंगी? अगर बरसों से चल रहा है तो इसे रोका नहीं जाएगा, क्या लगातार जारी रहेगी आलोक बस जी? बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर अब संज्ञान में लाकर जैसे अन्य जगहों अन्य चीजों को दुरुस्त किया गया है, इस डिपार्टमेंट को भी पूरी तरीके से दुरुस्त किया जाएगा। नहीं, इस सरकार से आलोक जी हम इस सरकार से उम्मीद नहीं रखते हैं। एक सवाल मैं भगत से लेना चाहूंगा, मैं आऊंगा हुकुम जी आपके पास भी। भगत एक जैसा कि आप बांदा में आपने ट्रॉमा सेंटर की रिपोर्ट भेजी और हमने देखा कि ये 238 लाख की लागत से बना हुआ है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर आपने बताया, क्या अधिकारियों के पास जब आप गए, जब आपने बात करी, तो क्या इस ट्रॉमा सेंटर को लेकर कोई तस्वीर बदली है? अभी तक
कुछ हुआ है, कोई एक्शन में कोई जागा है, किसी को जू रेंगी है या नहीं? वारिस, एक चीज मैं बता दूं कि स्थितियां बहुत गंभीर है। किसी भी अधिकारी के पास जाए तो अधिकारी के पास एक रटा रटाया जवाब होता है कि हमारे पास मेन पावर नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, ये तो ट्रामा सेंटर की बात है। हमारे बांद्रा में अभी 300 बेड का मंडली हॉस्पिटल बनाया गया है और जिसमें हजारों करोड़ रुपए की लागत से सारी सुविधाएं अवेलेबल है। लेकिन आज लगभग 7 साल बने हुए, 8 साल बने हुए हो गए और अभी तक उसको उद्घाटन नहीं हुआ है और उसको संचालित नहीं किया गया है। अभी जब हमारी सीएमएस से बात हुई तो सीएमएस का कहना है कि अब हमारे पास मैन पावर नहीं है। अब हमारे पास 100 बेड के हॉस्पिटल को संचालित करने के लिए सफाई कर्मचारी हैं। अब ऐसे में 300 बेड का इतना बड़ा हॉस्पिटल हम कैसे साफ कर सके? और साफ सफाई न होने से वो बिल्डिंग भी ध्वस्त होने की कगार पर पहुंचती नजर आ रही है। दूसरी चीज, यहाँ अकेला एक सीएमएस वही एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है, वही जाकर के 4 घंटे जाकर के, चूंकि वो यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं, वो रेडियोलॉजिस्ट भी है, 4 घंटे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाकर के मरीजों को अल्ट्रासाउंड कर रहा है। ऐसे में 9-10 डॉक्टर कितना कर लेंगे? लेकिन बांदा की व्यवस्थाओं की बात करूं तो बांदा में 9 डॉक्टर जितना कर रहे हैं, यकीनन लगता है कि नहीं वो काफी कुछ बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सहयोग जो सरकार का है वो बिल्कुल है। और इस सहयोग में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करने का नहीं, आज जनसंख्या जाने कहां पहुंच चुकी है। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा, हमें लोग और नए। अभी ट्रामा सेंटर में मैं आपको बता दें, पीआईएल दाखिल हुई थी, उस पीआईएल के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बांदा के ट्रामा सेंटर में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनकी तैनाती की जाए। 2 डॉक्टरों की तैनाती भी हुई, 2 डॉक्टरों ने आगे ज्वाइन किया और आज तक सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं। और वो डॉक्टर कहाँ है? ट्रामा सेंटर में आज तक दिखाई नहीं दिए। ट्रामा सेंटर के और आज ट्रामा सेंटर सिर्फ जिला अस्पताल की इमरजेंसी बन के रह गया है। ये तमाशा जो सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हर 5,000 लोगों में हमारे डॉक्टर अवेलेबल है। मैं बता दूं वारिस भाई, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक समय जब हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते थे क्योंकि डॉक्टर हमारी जान बचाने का काम करता था, आज ये डॉक्टर शैतान बने नजर आ रहे हैं। इनको लोगों की मैं आता हूँ। ठीक है, बात आ गई। भगत जल्दी से आपको बता दूं कि इनको दर्द, जनता के दर्द से, मरीजों के दर्द से कोई नहीं है। इनको ये लगता है कि इनसे कितना पैसा वसूल लिया जाए। आपका बहुत अच्छा मित्र डॉक्टर होगा, वो आपको फीस देगा, लेकिन ये मान के चलिए कि वो दाहिने तरफ से आपको बराबर लूट रहा होगा। वो पर्चा का पैसा छोड़ देगा, लेकिन जांच के नाम पर, आपको पैथोलॉजी के नाम पर वो आपको 10-5 हजार रुपए वहां चला जाएगा और उसका एक बड़ा कमीशन उस डॉक्टर के पास आ जाएगा। ये हालात आज बांदा के। ठीक, तो ये हालात बांदा के। भगत इस बात को बता रहे हैं। भगत फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, अबरार बहुत बहुत शुक्रिया और कृष्णकांत पांडे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हुकुम सिंह जी क्या कहेंगे आप? मानवर, ये व्यवस्था अगर ठीक हो जाती, सरकार को दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता ने पुनः सरकार और पूर्ण बहुमत सरकार में लाई, उसे ये उम्मीद थी कि सरकार हमारे आंसू पोंछेगी और कुछ ऐसा होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। लेकिन पूर्णतः 100% ध्वस्त हो चुकी है। स्कूल हमारे बंद कराए जा रहे हैं, डॉक्टर है नहीं, हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं। इसलिए इस सरकार से आम जनता का भरोसा उठ गया है। अब वो पुनः चाहती है कि अगर कल चुनाव हो जाए तो पूर्ण सरकार बहुमत में समाजवादी पार्टी बनेगी, क्योंकि अब उम्मीद है। नौजवान परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान। 8 साल बाद इन्हें जीएसटी की याद आएगी। जीएसटी बहुत ज्यादा लग रही थी, उन्होंने 8 साल बाद, 8 साल पहले जेब काट ली, उसके बाद ये कहा कि अब जीएसटी कम कर दी जाए। ऐसे ही हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज 100 सैया हॉस्पिटल बना हुआ है। आप सोचिए कि पिछली बार शिवरामऊ के हॉस्पिटल की बदहाल व्यवस्था और कन्नौज की बदहाल व्यवस्था, कन्नौज तिरवा में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। आज मेडिकल कॉलेज में आप यकीन मानिए, कब अपना रिपोर्टर भेज दीजिए, 1 मिनट से ज्यादा उधर एम्बुलेंस से व्यक्ति आया और इधर रिफर सेंटर हो गया। आज मेडिकल कॉलेज की जगह पे अगर हम उसका रिफर सेंटर नाम लिखवा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, आप वही तो बात मैं हुकुम सिंह जी कह रहा हूं, ये इतना बड़ा मुद्दा है, आप इतनी बड़ी बातें बता रहे हैं, लेकिन उलझे हुए हैं कहां पर? दूसरे मुद्दों में।
दूसरे मुद्दों में नहीं, उलझे हुए हैं। क्या ये हम लोग मुद्दा नहीं है? काम करते हैं। अभी अभी विधानसभा SIR सत्र चला, आपने देखा माननीय ब्रजेश पाठक जी दूसरी बातों को गिनवाते रहे, दूसरी बातों को, वो राष्ट्रीय गान के 150 वर्ष पूरे हुए उस पर चर्चा करेंगे। आप समझिए सरकार जो मूल मुद्दे हैं उससे हटके मूल मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है, वो और तमाम चर्चा करना चाहती है। क्यों? नहीं तो क्योंकि आप सरकार के पास आप तो जवाब देने करना, का आप तो समर्थन करिए। नहीं है। अगर वो नहीं करना चाहते तो आप मूल मुद्दा उठाइए। किसने रोका है भाई? स्वास्थ्य तो सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, और वो कोई उठाता दिखता नहीं मुझे तो नहीं कोई दिखता कि इसको लेकर कोई प्रदर्शन करने आ रहा है। हम देखते हैं SIR को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, EVM को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर क्यों नहीं सड़कों पर लोग आते हैं? क्यों नहीं इसको लेकर आवाज बुलंद करी जाती है? क्या कहेंगे? मैं ठीक है आता हूं। रजा रिजवी साहब क्या कहेंगे आप? रजा रिजवी साहब, ये सही है कि विपक्ष को इस जो है स्वास्थ्य के मसले पर और शिक्षा के मसले पर सड़क पर आकर के आम जनता को जागृत करना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन अभी जो शीतकालीन विधानसभा सत्र चला है और जो अनुपूरक बजट जो है स्वास्थ्य विभाग को योगी आदित्यनाथ जी ने जो है भारी जो है पैसा दिया है। परिवार कल्याण में आप समझिए कि अनुदान संख्या 35 चिकित्सा विभाग परिवार कल्याण के अंतर्गत 1965 करोड़ 5 लाख रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकार की गई है। और आप देखिए कि अनुदान संख्या 31 चिकित्सा विभाग चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत 407 करोड़ 64 लाख 30,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए। रजा रिजवी साहब, अनुपूरक बजट करोड़ों की रकम ये हम देखते आ रहे हैं। आप राजधानी लखनऊ में क्या आपने कतारें नहीं देखी हैं? 300 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2025-26 की स्वीकृत की गई है। कहने का मकसद है कि सरकार पैसा दे रही है, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि जमीनी हकीकत पर उसकी चेकिंग भी करता रहे। अगर मशीन आई है तो मशीन चलाने वाले की भी नियुक्ति हो, मशीन रख रखाव के लिए भी पैसा होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो मशीनें आ तो जाती हैं, लेकिन मशीनें चलाने वाले होने से मशीन चलेगी, मशीन के रख रखाव की व्यवस्था होगी, तभी जो है वो अभी रजा रिजवी साहब क्या लग रहा है कहां पर दिक्कत आ रही है? भाई एक तरफ तो बड़ी भारी रकम है और दूसरी तरफ ये खाली अस्पताल है, ये सूने ट्रामा सेंटर है। दिक्कत कहां पर है? देखिए ऐसा है, सरकार पैसा देने के बाद उसकी अगर रैंडम चेकिंग कराती रहेगी तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी। और दूसरे डॉक्टरों को जो महंगी पढ़ाई है, शिक्षा है, चिकित्सा शिक्षा, उसकी महंगी चिकित्सा शिक्षा को सरकार को कम करना चाहिए कि जिससे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका करोड़ों करोड़ रुपया लगता है, उनके गार्जियंस का, उनके बच्चों का, तो जाहिर सी बात है कि वो डॉक्टरी पढ़ने के बाद उसी दिन से वो सोच लेते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जाए। ये मनन स्थिति को सोचना पड़ेगा डॉक्टर को भी, पढ़ने के वालों के लिए भी। और पढ़ाई अगर सस्ती होगी तभी दवाई सस्ती होगी मेडिकल की। आलोक वत्स जी क्या कहेंगे आप? आलोक वत्स जी। नहीं, मैं रिजी जी के बातों से सहमत हूँ। इसको सिलसिलेवार ढंग से, सुनियोजित ढंग से, जैसे मशीनें खरीद ली गई, बहुत सी जगह भी कैमरे में मशीनें दिखाई गई हैं, उसको चलाने वाले नहीं हैं और सड़ रही है। तो इस तरीके की नहीं, पूरी सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लगातार निगरानी होनी चाहिए, उसके रख रखाव के भी पैसे होने चाहिए और एक पूरा रेगुलेटेड सिस्टम से, जैसे कोई प्राइवेट अस्पताल रन करता है वैसे ये सरकारी अस्पतालों को रन करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर डॉक्टर की, हर मशीन की, तभी ये मामला जाके सुधरेगा और जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो ये कैसे होगा आलोक वत्स जी, कैसा होगा? कुछ प्लानिंग है, कोई बात है इसको लेकर? आप बता सकते हैं भाई, जनता के प्रतिनिधि हैं आप, हैं, कम से कम बता सकते हैं। आज देश आपको सुन रहा है, देख रहा है, आपने बता दिया हाँ ये है, लेकिन ये होगा कैसे? इतनी महंगी महंगी मशीनें, करोड़ों का बजट बता दिया उन्होंने, और जमीनी स्तर पर अगर ट्रामा सेंटर सफेद हाथी बन जाएं तो फिर सवाल तो उठेगा ना सर। देखिए
आपके चैनल के माध्यम से भी उनको संज्ञान में आया होगा। हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से उनके संज्ञान में लाएंगे कि देखिए स्थिति बहुत खराब है, इसको अति शीघ्र इस पर ध्यान देके इसको सुधारा जाए और इसको इस लेवल पर लाया जाए ताकि लोगों का समुचित इलाज हो सके, अच्छा इलाज हो सके, सस्ता इलाज हो सके और इसकी अकाउंटेबिलिटी हो, हर तरीके से मशीन दुरुस्त रहे जब तक वहां पर मरीजों का आना जाना रहे। ठीक, हुकुम सिंह जी क्या कहेंगे? मानवर हम तो यही बार बार यही रिपीट करेंगे, इस सरकार की बस की बात नहीं रह गई है। आज ये सरकार पूर्णतया फेल हो गई है, हर जगह फेलुअर है। हमारे भाई ने देखिए अभी माना है, बीजेपी प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं। वो अच्छा, तो बताइए इतने अच्छे सरकार को वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं तमाम चीजों को, बहुत कम प्रवक्ता ऐसे मिलते हैं। आलोक जी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं इसलिए भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम गलती करने के बाद वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं बैठ के यहाँ कि हमारी सरकार फेल है। आप उस पे अभी आप बताइए 8 से 9 साल हो गए, 10 साल हो जाएंगे आपकी सरकार को। आप दो ही व्यवस्था है, स्वास्थ्य और शिक्षा, दोनों पे ही फेल है। आज स्कूल बंद हो गए हैं, बहुत सारे स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं। आज मेरी बात सुनिए, प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो नेता हैं वो उनकी मिली भगत है, शय है। आज प्राइवेट हॉस्पिटल उनके चल रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की ये बदहाल व्यवस्था स्वयं उन्होंने जारी कर रखी है। प्राइवेट हॉस्पिटल कब चलेंगे? जब सरकारी व्यवस्था चौपट होगी, तब लोग प्राइवेट अस्पताल में दवा लेने जाएंगे मित्र। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके संरक्षण में ये सारे हॉस्पिटल। मैं चाहूंगा रजा रिजवी साहब हुकुम जी की बात पर क्या कहेंगे? रजा रिजवी साहब। क्या हुकुम जी जो है विपक्ष के नेता हैं और उनको जो है वो सरकार की हर बात का जो है नीतियों का जो है वो उनको जो कमियां हैं वो निकाल के आम जनता के सामने रखने की उनकी जिम्मेदारी है। और अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो वो सत्ता पक्ष के हो जाएंगे। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी है वो अपनी नीतियां, अपनी जो है जो नीतियां हैं विपक्ष की, उस आधार पर वो सरकार की कमियों को रख रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही सक्रिय जो है वो मुख्यमंत्री हैं और बहुत एक्टिव मुख्यमंत्री हैं। वो हर चीज पर बहुत ही कायदे से ध्यान देते हैं। 24 घंटे में वो बहुत कम टाइम सोते हैं, पूरा वो उत्तर प्रदेश के विकास में ध्यान लगाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही जाती है, उस कमी को दूर रखने में अब यही देख लीजिए कि प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और प्रधानमंत्री अपना भाषण दिए, सब दिए, उसके बाद उनके जाने के बाद गमला चोरी होने लगा। तो अब मुख्यमंत्री जी कहाँ तक गमला रखा हुआ है भैया? ये तो इंसानों को चाहिए कि इंसान जो है ध्यान दे कि नहीं साहब गमला लगा है, हमें चोरी नहीं करना है। 150 रुपए गमला, लेकिन तो ये नियतें जो हैं, जो अपना ट्रामा सेंटर खोलते हैं उनकी नियतें अच्छी ये जो मोटे तौर पर एक बात रजा रिजवी साहब निकल कर आ रही है कि बहुत बड़ी जगह पर हम देख रहे हैं, अस्पताल हो या ट्रामा सेंटर हो या बर्न वार्ड हो, वहां पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर की जो कमी है उससे जूझ रहे हैं। बहुत सी ऐसी जगह है जो जूझ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, बहुत सी ऐसी जगह जहां पर अच्छा इलाज मिल रहा है, बहुत सी ऐसी जगह जहां पर बहुत डॉक्टर है जो ईमानदारी से अपने काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी बड़ी तादाद में ऐसी जगह है जहां पर डॉक्टर जेबें भर रहे हैं, बाहर से दवाएं लिखवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं लोगों को, और एक पूरा का पूरा नेक्सस चल रहा है, पूरा का पूरा नेक्सस चल रहा है जिसको ऐसा लग रहा है तोड़ पाना शायद बहुत मुश्किल है सरकारों के लिए। रजा रिजवी साहब जी, वही मेरा कहना है कि देखिए सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की योजना लेकर के आई है, कोई और सरकार नहीं लेके आई थी। वो ठीक है कि अभी मेडिकल कॉलेज धीमे धीमे बन रहे हैं, अभी बहुत जगह मेडिकल कॉलेज कंप्लीट होने के कगार पर है, लेकिन देखिए मेडिकल की सीट को भी बढ़ाया है। यहाँ जो मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी जिसके यहाँ 200 सीटें थी वहाँ 250 ही है, जहाँ 300 सीट थी वहाँ 400 सीटें हुई हैं। तो सोचा है कि भाई हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, तो डॉक्टरों की कमी के लिए सरकार शनै शनै तो काम करेगी। कोई भी डॉक्टर अगर 5 साल मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ेगा तभी तो डॉक्टर बनेगा। तो आप देखिए सरकार ने जो काम शुरू किया है उससे कहीं ना कहीं आगे जाकर के आम इंसान को फायदा मिलेगा। ठीक है, आलोक बस जी फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा। हाँ, अनम्यूट करें। बहुत महत्वपूर्ण चीजों को दर्शाया है और संज्ञान में सरकार के लाने की कोशिश की है। मेरी पूरी उम्मीद है कि
सरकार इस पर सजग होकर इन ट्रॉमा सेंटर्स को बिल्कुल प्रोफेशनल बनाने की कवायद में लग जाएगी और शीघ्र इन पर ध्यान देकर हम लोग भी अपने चैनल से इसको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जितनी जल्दी हो सके इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर जनता को इसका भरपूर लाभ देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हुकुम सिंह जी, समाजवादी पार्टी या विपक्ष ऐसा क्या करे जो ये जो स्वास्थ्य, जो बहुत अहम विषय आज के ज़माने, हम देख रहे हैं कि तमाम हर घर में दवाएं चल रही हैं, कतारों में लोग नज़र आते हैं, चाहे राजधानी लखनऊ हो या और कहीं हम देख लें, प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें एक तरह से ढकेला जाता है, बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं, डॉक्टरों की कमी से जो है हम देख रहे हैं कई अस्पताल जूझ रहे हैं। इनको लेकर क्या प्लानिंग है समाजवादी पार्टी की, क्या करेंगे आप? हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे, अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद बेलगाम हो जाएगी, विधानसभा बेलगाम हो जाएगी। आज हमारे पुराने नेता की बात याद आ रही है। अब समाजवादी पार्टी ये रोड पे आंदोलन करेगी आम जनता के लिए और उसे उतरना पड़ेगा। ये जो बहरी सरकार है, ये गूंगी सरकार है, ये सुनने को तैयार नहीं है। आज सैकड़ों आपकी मीडिया खुद बता रही है, पोल खुल रही है कि सिर्फ सरकार तमाम चीजों पे बहस करने के लिए तैयार है, बेरोजगारी पे बहस नहीं कर रही है, किसी मुद्दे पे बात नहीं करना चाह रही है। साथ ही अब हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रोड पे उतरना पड़ेगा, उतरने का काम चलिए ठीक है, देखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह जी, आलोक वसी बहुत बहुत शुक्रिया, रजा रिजवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। तो ट्रॉमा सेंटर एक ड्रामा बन गए हैं, बांदा की खबर, उन्नाव की तस्वीर, बनवार्ड की और खासकर बलिया की जो तस्वीर हमने देखी, लेकिन इन सब के बीच सवाल वही है, घूम फिर के आ जाता है कि सरकारें आई और सरकारें गईं, लेकिन तस्वीर आखिर कब बदलेगी स्वास्थ्य सेवाओं की, ये बहुत अहम सवाल है। और आखिर कब ये ट्रॉमा सेंटर जो बड़े पैमाने पर एक ऐसी स्थिति में जो वेंटिलेटर पर शिफ्ट हो गए हैं, ये कब वेंटिलेटर से उठेंगे, कब यहाँ पर लोगों को सही इलाज मिलेगा, कब ये जो रेफर सेंटर बन के ना रह जाए या सफ़ेद हादी बन के ना रह जाए, आखिर ये कब होगा? कब जो बजट पास हो रहा है, जैसा कि रजा रिजवी साहब ने कहा, बड़े बड़े बजट पास होते हैं, धरातल पर ये बजट सही तरीके से कैसे उतरेंगे किसी की भी सरकार में, ये बहुत बड़े सवाल हैं। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।